हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश शर्मा, आपके फेवरेट चैनल शर्मा फिजिक्स पॉइंट से। आज मैं अपने जनरल साइंस का थ्योरी का लास्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले हमने जनरल साइंस के बहुत सारे लेक्चर देख लिए हैं, जो शायद 6 या 7 पार्ट उसके आ चुके हैं। आज ये उसका लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जनरल साइंस का, जिसमें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँगा। केवल उसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे, देन हम लोग मोशन को ख़त्म करके ग्रेविटेशन फोर्स वाले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को इस लास्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जामों में, कुछ अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड जो आज क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए आपको ग्राफ समझना ज़रूरी है। ये जो ग्राफ आज मैं कराऊंगा ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खास करके जो उत्तराखंड फॉरेस्टर वाला एग्ज़ाम है उसमें, क्योंकि वो अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होगा पक्का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और एग्रीकल्चर से। तो मैं भी फ़िलहाल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ वाले बनने की बहुत उम्मीद है। और जैसे कि अभी एक नोटिफिकेशन भी आउट हुआ था कि बहुत ही जल्द मतलब उत्तराखंड फॉरेस्टर एग्ज़ाम का पेपर भी होने वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड फॉरेस्टर एग्ज़ाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन लेक्चरों को ज़रूर देखें मेरे, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। ओके, तो देखो, ग्राफ के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ग्राफ जब हम पढ़ रहे हैं तो चाल और वेग को हम लोग एक जैसा मानकर ग्राफ पढ़ेंगे। चाल और वेग को, कहीं कहीं पे चाल यूज होगा, कहीं कहीं पे वेग यूज होगा, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आपको पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ कि चाल और वेग को हम लोग एक जैसा इक्वल मान करके ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि चाल और वेग, मैं आपको यहाँ चाल बता रहा हूँ, वहाँ वेग से, आपके एग्जाम में वेग से क्वेश्चन आ जाए, वेग का ग्राफ बना करके दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पहले बता दिया कि जहाँ जहाँ पे मैं चाल यूज कर रहा हूँ वहाँ पे वेग भी यूज हो सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज उस चीज़ से नहीं होना है, चाल इक्वल टू वेग ग्राफ बनाते समय। ओके, चलो, आज का हम जो सबसे पहला ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा दूरी समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? दूरी समय ग्राफ। सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है आज हम डिस्कस करेंगे वह है दूरी और समय के बीच में, दूरी समय ग्राफ। देखो, दूरी समय ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये जो दूरी समय ग्राफ है ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस गति से चल रहे हो। अगर आप एक समान गति से चल रहे हो, आप असमान गति से चल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि मैं एक समान गति से चल रहा हूँ, पहला केस लेता हूँ एक समान गति वाला। ठीक है, अगर मैं एक समान गति से चल रहा हूँ तो ये हो गया मेरा, दूरी ले लो वाई एक्सिस में और समय ले लो एक्स एक्सिस में। और अगर एक समान गति से चल रहा हूँ तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस तरीके से समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। ये मैंने आपको अपने दूसरे लेक्चर में भी ऐसा ग्राफ बना करके दिखाया था। तो ये जो लाइन है वो दिखा रही है हमारी एक समान गति, एक समान गति, एक समान चाल कह सकते हो, एक समान वेग कह सकते हो। अगर दूरी के जगह पे विस्थापन यूज हो जाए तो आप यहाँ पे एक समान वेग कह सकते हो, और दूरी है तो एक समान चाल कह सकते हो। तो वेग और चाल एक जैसा मान करके हम चल रहे हैं ग्राफ के दौरान, इस पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यदि असमान चाल से वो चले, अलग अलग समय अंतरालों में, मतलब एक जैसे समय अंतरालों में वो क्या करे, अलग अलग दूरी तय करे, तो वह समान गति के अंतर्गत आता है। दूरी और एक्सेस में ले लो समय को, तो यहाँ हमको एक वक्र प्राप्त होता है कुछ इस तरीके से। दूरी और समय के बीच में यदि आपको वक्र प्राप्त हो तो ये जो ग्राफ है ये असमान गति को दिखाता है कि आप अलग अलग गति से चल रहे हो, अलग अलग समय, एक समय अंतराल में, जैसे 2-2 सेकंड के अंतराल में आप लोग अलग अलग दूरी तय कर रहे हो, कुछ ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेकर भी मैंने आपको अपने दूसरे लेक्चर में बताया था। अच्छा, ये तो ग्राफ हमने देख लिया कि दूरी और समय के बीच में यदि सीधी रेखा आती है तो एक समान गति को दिखाता है, और दूरी और समय के बीच में यदि इसी तरीके से वक्र आएगा तो वो असमान गति को दिखाएगा। लेकिन देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, आपको एक पॉइंट ले लेता हूं, मैं इसको O मान लेता हूं और इसको A मान लेता हूं। A से एक्स एक्सिस में एक लंब डालता हूं
जो कि मानो कि बी पे कट कर रहा है, और ए से वाई एक्सिस में एक लंब डालता हूं जो कि मानो सी पर कट कर रहा है। ठीक, अब मुझको ये पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी वाली लाइन अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस है, तो ओ सी हमारी दूरी है, कितनी दूरी हम इस ग्राफ में चले हैं, तो वो किसके बराबर होगी, हमारी ए बी के बराबर होगी। जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो यदि मैं दूरी के जगह यहाँ पे ए बी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन, और समय उसने अगर मैं इस ग्राफ का समय देखूं तो मतलब ए बी दूरी चलने के लिए या ओ सी दूरी चलने के लिए उसने कितना का समय लिया है, ओ बी समय लिया है। तो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी इस ग्राफ का क्या है, ए बी अपॉन ओ बी इस ग्राफ की है प्रवणता, मतलब ढाल। प्रवणता मतलब ढाल, या हम कह सकते हैं स्लोप। क्या है वो, स्लोप। प्रवणता, ढाल, या फिर क्या है, ये स्लोप है। तो जो दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की जो प्रवणता है, वो हमें चाल देती है। क्या देती है, चाल या वेग देती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमने याद रखना है, तो इसको मैं नोट करके यहां पे लिख देता हूं कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता ढाल, इसी को यहां पे स्लोप लिख लो, स्लोप क्या देता है हमें, चाल। चाल वो तो स्पीड देती है। तो इस चीज को याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता है, जो ढाल है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, चाल प्राप्त होता है। उस चीज को हमने ऐसे देखा कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। इस ग्राफ में यदि मैं दूरी की बात करूं तो ओसी है, जो कि ए बी के बराबर होगा, और ए बी या ओसी दूरी चलने में हमको ओबी समय लगा, तो ए बी अपॉन ओबी इस ग्राफ की क्या होगी, ढाल होगी, और उस ढाल से हमको क्या मिल रही है, चाल मिल रही है। तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें क्या देता है, चाल या स्पीड देता है। ठीक है, तो ये हमने पहला ग्राफ इस तरीके से डिस्कस करा। यदि दूरी और समय ग्राफ, दूरी बोले तो डिस्टेंस, कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश मीडियम वालों, डिस्टेंस है, और समय बोले तो टाइम। तो दूरी या डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, ये अगर एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमें इस तरीके से मिलती है, तो वो एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। और वही डिस्टेंस और समय का जो ग्राफ है, टाइम का जो ग्राफ है, यदि हमें इस तरीके से वो एक वक्र मिलता है, तो वो हमें किसको बताता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ डिस्कस करते हैं। अब वो नेक्स्ट ग्राफ जो हमारे होने वाले हैं, वो चाल और समय के बीच में होने वाले हैं। चाल और समय के बीच में जो ग्राफ होंगे, उसके हम लोग 3 कंडीशन लेकर के ग्राफ को पढ़ेंगे। चाल और समय के बीच के जो ग्राफ होंगे, उसके हम लोग 3 कंडीशन लेंगे, तब जाकर के आप लोग को ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, चलो अब जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो है चाल समय के बीच ग्राफ। चाल समय के बीच ग्राफ, इसमें मेरी पहली कंडीशन क्या है, जब चाल समय के बीच में ग्राफ, इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो जिसमें पहली कंडीशन यह है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। देखो, स्पीड के जगह पे वेग भी यूज हो सकता है, स्पीड की जगह पे वेलोसिटी भी यूज हो सकती है, मैंने आपको आज के स्टार्टिंग लेक्चर में बता दिया है। जब चाल स्थिर हो, अच्छा जब चाल स्थिर हो तो क्या वेग होगा, इस चीज को बताओ मुझे पहले। चाल स्थिर हो तो क्या वेग होगा, नहीं होगा, क्योंकि वेग, चाल स्थिर हो तो क्या त्वरण होगा, सॉरी वेग नहीं, चाल स्थिर हो तो क्या त्वरण होगा, बताओ जल्दी, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग और चाल को भी हम एक जैसा मान के चल रहे हैं ग्राफ डिस्कशन करते समय, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं, ऐसा हम, सॉरी त्वरण कहते हैं, ऐसा तो हम पढ़ के आए अब तक कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी और चाल को भी हम लोग एक जैसा मान करके चल रहे हैं। तो यहां पर जब स्थिर चाल है तो इस केस में त्वरण नहीं होने वाला है, इतना तो हमको पता चलेगा कि भैया त्वरण इस केस में नहीं होगा। अच्छा, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा आएगा, देखो ग्राफ बनाने के लिए आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में ले लो चाल,
स्पीड और एक्स एक्सिस में ले लो समय, टाइम। ओके, जब चाल स्थिर है तो चाल जब कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, ये वाला ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बताओ आएगी नहीं आएगी? बताओ बच्चों, ऐसे स्ट्रेट लाइन आने वाली है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्पीड और चाल जो है हमारी कांस्टेंट है, किसी एक पॉइंट पे जितनी वो स्पीड है वो बिल्कुल उतनी ही चलती रहेगी। तो इस केस में अपने पास एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चाल को हम लोग वेलोसिटी मानकर अभी चल रहे हैं। ग्राफ के पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो इस तरीके से लाइन आ जाएगी, स्थिर चाल है ना, बिल्कुल चाल कोई भी एक वैल्यू होगी और इस तरीके से ही एक्स एक्सिस के अलोंग चलते रहेगी, ठीक है। लेकिन यहां से हमें एक चीज जरूर मिल सकती है, तुरंत तो इस केस का शून्य है। अगर इस केस में इस टाइप का आपको ग्राफ दे और आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो जीरो, तुरंत पूछे तो आप कितना लिख दोगे? सीधे जीरो। लेकिन इस केस में हमें एक चीज मिल सकती है कि चलो मैं अगर जो इस चाल वाली लाइन है, स्पीड वाली लाइन है, इस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे ए, वहां से एक लंब डाल देता हूँ मैं एक्स एक्सिस पर, उसको बोल देता हूँ बी, और यहाँ से इस पॉइंट को कह देता हूँ सी। तो देखो हमें ये पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर यहां से मैं दूरी निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय, ठीक। तो इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया हमें क्या देने वाला है? देखो चाल वाली लाइन ये है ओसी चाल हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ओसी किसके बराबर होगी? ओबी के बराबर, या ओसी ही लिख लो इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओसी लिख लिया मैंने, और अच्छा ओसी मतलब ये पॉइंट ओ है, ओके। ओसी और समय कितना लिया हमने इतनी चाल तक पहुंचने में? ओबी समय लिया है, तो ये हो गया ओबी। तो एक प्रकार का आयत बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो हम लोग स्पीड और टाइम ग्राफ से वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? उस लाइन के द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल, उस लाइन ने जितना क्षेत्रफल घेरा है, स्पीड वाली लाइन ने अपने नीचे जितना क्षेत्रफल घेर रखा है, जितना एरिया उसने कवर कर रखा है, उस एरिया को निकाल दो, ठीक। तो जो ये एसी लाइन थी, इस एसी लाइन ने अपने नीचे जितना एरिया कवर करा है, उस एरिया को मैं फाइंड आउट करूंगा, और उससे मुझे क्या मिल जाएगा कि स्पीड और टाइम ग्राफ में वस्तु ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दूरी बराबर आयत ओ बी ए सी का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ बी ए सी, ठीक। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है कि इस केस में त्वरण तो शून्य होने वाला है जब स्पीड आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में दी हो, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन इस जो स्पीड वाली लाइन है उसने अपने नीचे जितना एरिया कवर कर रखा है, जितना एरिया उसने घेर रखा है, वो हमको क्या देगा कि इस ग्राफ में स्पीड टाइम ग्राफ, जो चाल समय ग्राफ है, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु, उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर रखा है वो हमको इस तरीके से मिल जाएगा। जो भी लाइन स्पीड वाली लाइन होगी उसके नीचे का हम लोग एरिया क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस चीज को मैं हाथ में जो अपना ये वाला एरिया है, ये एरिया हमें क्या देने वाला है? डिस्टेंस देने वाला है कि इस ग्राफ में कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय करी होगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं, यहाँ पे एक चीज मैं ये लिखता हूं कि चाल समय ग्राफ में चाल समय वक्र व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल हमें वस्तु द्वारा चली गई दूरी देता है। चाल समय ग्राफ में चाल समय वक्र व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल हमें वस्तु द्वारा चली गई दूरी देता है। चाल समय ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में जो हमारा स्पीड और टाइम के बीच में जो लाइन आएगी
जो ग्राफ बनेगा वो वाली लाइन और जो टाइम वाले एक्सेस है उनके बीच में जो घिरा क्षेत्रफल होगा, उसके बीच में जो कवर एरिया होगा, वो हमें क्या देगा इस ग्राफ में कि इस ग्राफ में किस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है वो हमें देने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका सेकंड ग्राफ है उसके तरफ जाते हैं। वो सेकंड ग्राफ क्या कह रहा है, सेकंड केस लेंगे, मतलब चाल समय ग्राफ का, चाल समय ग्राफ ही पढ़ेंगे लेकिन केस नंबर सेकंड ले लेते हैं उसका। ठीक है, केस सेकंड कौन सा है कि जब चाल एक समान दर से परिवर्तित होती है। जब एक समान दर से परिवर्तित होती है, जाहिर सी बात है कि भैया त्वरण तो होगा। When speed changes at constant rate, चेंजेस होती है बट कांस्टेंट रेट से होती है, तब क्या ग्राफ आएगा किसके बीच का, चाल बोले तो स्पीड और समय के बीच का ग्राफ ले लो, मतलब टाइम, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस केस में एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है इस तरीके से, क्योंकि चाल और समय स्पीड और टाइम के बीच का जो इस समय ग्राफ होगा, वो हमने पहले केस क्या ले लिया है कि भैया जो हमारा ये है क्या कि जो हमारी स्पीड है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, अलग प्रत्येक बराबर समय अंतराल में, बराबर टाइम इंटरवल में वो एक कांस्टेंट रेट के साथ अपने आप को चेंज कर रही है, अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमको मिलने वाला है। ठीक, अब इस केस में त्वरण होगा कुछ ना कुछ। अब त्वरण कैसे मिलेगा, देखो इसको O मान लो, यहाँ इसको इस पॉइंट को A मान लो, एक्स एक्सिस पे लंब खींचो तो ये B हो गया, वाई एक्सिस में लंब खींचो तो इसको C मान लो। ठीक है, देखो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर मैं लिख सकता हूं चाल बट्टे समय, वैसे तो वेग बट्टे समय होता है बट ग्राफ बना खींचते समय मैं इसको वेग और चाल को एक जैसा मान चुका हूं। तो चाल की यदि मैं बात करूं तो OC मतलब AB, OC और AB बराबर होंगे, तो AB अपॉन AB जो चाल आपने कवर करी है कितने टाइम में करी है, OB टाइम में। तो इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो हमारा ढाल है, जो प्रवणता है, जो स्लोप है, वो हमें क्या देगी, त्वरण देगी। ठीक है, तो इस चीज को हमने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें त्वरण मतलब एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, हमें क्या देने वाला है, वो एक्सेलरेशन देने वाला है। और अभी हम इससे पहले वाले ग्राफ में पढ़ चुके हैं कि ये वाली लाइन से जो नीचे वाला घिरा एरिया होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो हमें क्या देने वाला है कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय करी है। तो अगर मैं यहाँ पे दूरी निकाल लूँ तो दूरी कैसे निकल जाएगी, इसका एरिया निकाल दो, इस लाइन से नीचे का एरिया एक्स एक्सिस के साथ। तो ये क्या है, दूरी के निकालने के लिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालना पड़ेगा, जो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना हो गया, OB इंटू ऊंचाई कितनी हो गई, AB। तो इस तरीके से यदि हमारा क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आपको ग्राफ बना करके दे दे और कहे कि इस ग्राफ से बताइए कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु, उसने कितनी दूरी तय करी, तो आप क्या करोगे कि स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो ये वक्र आपको मिलेगा, ये जो लाइन आपको मिलेगी, उसने एक्स एक्सिस के साथ नीचे वाले एक्स एक्सिस के साथ नीचे की तरफ कितना एरिया उसने घेर रखा है अपने नीचे, उस एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। उससे हमको क्या मिल जाएगा, चाल समय ग्राफ में वस्तु द्वारा चलेगी दूरी मिल जाएगी। और चाल समय ग्राफ की यदि हम लोग जो लाइन चाल समय ग्राफ की अगर हम लोग प्रवणता निकाल देते हैं, मतलब स्लोप निकाल देते हैं, तो उससे हमें उसका एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये केस लिया। ये केस कब था, जब चाल एक समान दर से परिवर्तित होती है। ठीक,
तो अगर ये ऊपर की तरफ लाइन जाती है तो इसको बोलते हैं कि भैया त्वरण बढ़ रहा होगा। अब यही ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखो। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आए तो ये एक समान मंदन को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये एक समान मंदन को। बाकी ये वाला एरिया बता देगा कि उसने कितनी दूरी कवर कर रखी है, और इसका आपको स्लोप निकाल दोगे तो स्लोप आपको क्या बता देगा? स्लोप आपको ये बता देगा कि इसका रिटार्डेशन कितना है इस केस में ऑब्जेक्ट का। ओके, तो ये क्या है? स्पीड, और ये क्या है? अपना टाइम। ठीक, तो अगर इस तरीके से नीचे वाली लाइन आती है तो आपको क्या बताने वाली है? रिटार्डेशन, एक समान मंदन बताने वाली है। चलो इसी का एक थर्ड केस ले लेते हैं कि इसमें हमने एक समान रूप से जब चाल परिवर्तित होती है तो हमने एक ऊपर की तरफ सीधी रेखा जाती हुई देखी जिसमें चाल बढ़ेगा, मतलब जिसमें त्वरण बढ़ेगा, और नीचे की तरफ लाइन आती हुई देखी जिसमें रिटार्डेशन होगा। और एक वो ले लेते हैं कि वस्तु में पहले से कुछ ना कुछ स्पीड थी। स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं और वस्तु में पहले से कुछ स्पीड थी, तो माना पहले से उसको इतनी स्पीड थी, और लेकिन उसके बाद जो उसकी स्पीड चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ हो रही है, तो वो सीधी लाइन जाएगी इस तरीके से। इसको मान लो O, इसको मान लो B, और इसको यहाँ मान लो OA, इसको मान लो यहाँ B, यहाँ से एक लंब खींच दो, इसको मान लो C। तो ये जो अपने नीचे इसने AB लाइन ने अपने नीचे जो एरिया कवर कर रखा है उससे हमको क्या मिलने वाला है? बताओ, उससे हमको क्या मिलने वाला है? क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ तो है, समय चाल समय ग्राफ तो है, तो चाल समय ग्राफ का जो वक्र द्वारा घिरा गया एरिया होता है एक्स के साथ, वो हमें दूरी देता है, तो हमको दूरी निकल जाएगी। दूरी कैसे निकलेगी? ये एक ट्रिपेजियम है। अगर इस पूरे डायग्राम को देखो आप, इस वाले को, तो ये एक ट्रिपेजियम बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टू पैरेलल लाइन, सम ऑफ टू पैरेलल लाइन इनटू हाइट अपॉन 2। ऐसा हो सकता है कि दो समांतर, दूरी कैसे निकलेगी? दो समांतर, दूरी निकालने के लिए हमको जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है? दो समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई अपॉन 2। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, यदि ऐसा ग्राफ आपका क्वेश्चन में दे दे तो आप क्या करोगे? ट्रिपेजियम का एरिया निकालोगे। और सीधे एरिया निकालने के लिए इसके दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट ट्रिपेजियम वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर इस पार्ट को ऐसे तोड़ दो, इसका ट्राइंगल का निकाल दो और ये एक आपका रेक्टेंगल बना उसका निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो। लेकिन हम लोग डायरेक्टली ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो होता है ट्रिपेजियम का एरिया हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। सम ऑफ टू पैरेलल साइड मतलब OA एक साइड ये होगी और इसके पैरेलल दूसरी साइड कौन सी होगी? BC इनटू हाइट क्या हो गई इसकी? OC अपॉन 2। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करके इस ग्राफ का क्या मिलने वाला है कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय करी। दूसरी चीज हमको यहां से मिलेगी कि इसका त्वरण क्या है। त्वरण निकालने के लिए इसके बाद पहले से कुछ ना कुछ स्पीड थी, तो हम लोग स्पीड में चेंज निकालेंगे पहले। तो स्पीड में चेंज निकालने के लिए क्या होगा कि पहले BC माइनस OA क्या करोगे? इसका जो आपको त्वरण फाइंड आउट करना हो तो इसकी जाहिर सी बात है आप इसकी क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे। स्लोप निकालने के लिए देखो पहले अंतिम स्पीड कितनी हो गई उसकी? BC माइनस पहले की स्पीड कितनी थी? OA, और उसका टाइम कितना लगा है यहां से यहां पहुंचने में, इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने में, OC। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। इस चीज को ध्यान से देखिए। ट्रेपेजियम वाले केस में अगर वस्तु के पास पहले से कुछ स्पीड हो तो ग्राफ कुछ यहां से शुरू होगा। जब यहां से शुरू होगा तो हमको तो एक्सेलरेशन निकालते समय इस स्पीड को जो उसके पास पहले से थी, इस स्पीड को तो हटाना पड़ेगा ना। इस केस को हम लोग हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किस केस का निकालेंगे कि जिस केस से उसने अपने आप को चेंज करना, अपनी स्पीड को चेंज करना शुरू कर रखा है। बात आ रही समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ट्रेपेजियम वाला, और ये ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने 3 केस लिए इसके, जब स्पीड एक समान चाल से परिवर्तित होती है, एक समान रेट से परिवर्तित होती है, व्हेन स्पीड चेंजेस विथ कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये उसके लिए ले लिया। अब एक लास्ट केस लेते हैं, जब चाल असमान दर से परिवर्तित होती है, when speed
चेंजेस एट अनइक्वल रेट, जब स्पीड आपकी अनइक्वल रेट से चेंज होती है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्पीड और टाइम के बीच में, स्पीड को हमने वाई एक्सिस में लिया है, समय को हमने एक्स एक्सिस में लिया है, तो यहां जो आता है ग्राफ वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। तो इस केस में उसका त्वरण भी कैसा होता है, असमान त्वरण होता है, ठीक है। और असमान त्वरण ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, तो यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है। लेकिन जो मैंने अभी आपको मेनली दो टाइप्स के ग्राफ पढ़ाए, दो टाइप्स के कौन से ग्राफ पढ़ाए, एक तो मैंने आपको दूरी समय के बीच का ग्राफ पढ़ाया, दूरी समय के बीच का ग्राफ पढ़ाया, और दूरी समय के बीच के ग्राफ में हम लोगों ने दो प्रकार के ग्राफ देखे, एक समान गति वाला और असमान गति वाला, ठीक। तो दूरी समय ग्राफ के बीच का जो हमको ढाल है, जो स्लोप है, वो हमको क्या देता है, चाल या फिर वेग देता है, ठीक है। वहां पे क्लियर है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको लिखाया भी है। दूसरी चीज मैंने फिर पढ़ी कि चाल समय के बीच का ग्राफ, और एक चीज ग्राफ शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि चाल और वेग को हम लोग एक जैसा मान करके चल रहे हैं। तो जब चाल और समय के बीच का हमने ग्राफ पढ़ा, चाल को हमने वाई एक्सिस में लिया और हमने समय को काय में ले लिया था, एक्स एक्सिस में ले लिया था। और वहां हमने तीन केस देखे कि जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट थी तो आपका ग्राफ कैसा आया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक सीधी लाइन आ गई थी, और उस केस में आपका त्वरण शून्य होगा। और यदि हम लोग चाल समय ग्राफ में चाल समय वक्र, चाल समय जो लाइन आ रही है हमारी ग्राफ वाली, और जो एक्स एक्सिस है, जो समय वाली एक्सिस है, उसके बीच में घिरा क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं, तो हमें वो उस ग्राफ के लिए वस्तु द्वारा चली गई दूरी को बताता है कि उस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। तो वो एरिया, घिरा हुआ एरिया निकालना है, किस और घिराए वाले किस किस के बीच में निकालना है, एक्स एक्सिस मतलब टाइम, और जो चाल और समय वक्र जो हमको मिल रहा है उसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको निकालना है। फिर वो हमको क्या दे देगा, चाल समय ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में उस ऑब्जेक्ट ने, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए उस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है। फिर हमने नेक्स्ट केस लिया था कि जब स्पीड आपकी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही हो, तो यहां हमने तीन केस पढ़े। एक केस ये पढ़ा कि जब स्पीड बढ़ रही थी तो वहां त्वरण भी होगा, और फिर हमने उस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके क्या निकाल लिया था कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। और एक केस वो होगा कि जब लाइन नीचे को आ रही है, रिटार्डेशन वाला केस होगा, उसमें जब एरिया हम लोग निकाल देंगे तो वो पता चल जाएगा, मतलब ये वाली लाइन जो आ रही थी नीचे की तरफ, और वो जब हम एरिया निकाल देंगे, कौन सी लाइन आ रही थी, देखो ये वाला ग्राफ आ रहा था ना रिटार्डेशन वाले केस में, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ रहा था। तो अगर हम ये एरिया निकाल लेंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है, ठीक है। और यदि आप इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, रिटार्डेशन निकालना चाहते हो, तो क्या कर दो, दिस अपॉन दिस वन कर दो, ये वाली उसकी जितनी भी स्पीड रही होगी अपॉन उसने टाइम कितना लिया, तो उससे हमको उसका रिटार्डेशन मिलेगा, उसका मंदन मिलेगा, ओके। तो ग्राफ से मंदन इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसमें हमने केस लिया था कि वस्तु में पहले से कुछ ना कुछ स्पीड हो, तो वहां पर हमको देख रहे थे कि ऐसा एक केस बन रहा था, ऐसा केस बन रहा था, पहले से कुछ स्पीड थी, तो यहां से हम लोगों ने इसको लंब डाल दिया था। फिर मैंने बोला था कि ये वाला एरिया फाइंड आउट करोगे तो इस ग्राफ के लिए आपको कितनी, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है वो मिल जाएगा। और यदि आप लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये जो इसकी स्पीड है, इस स्पीड में से इस स्पीड को माइनस करो और अपॉन क्या कर दो, ये वाली टाइम कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, उससे हमको उस केस का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टाइप का है, ट्रेपेजियम वाला इसमें फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई अपॉन 2। उसके बाद हमने कौन सा केस लिया, थर्ड केस, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जब हमारा जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है हमारी, वो चेंज होती है असमान दर से, व्हेन स्पीड चेंजेस एट अनइक्वल रेट, तो उस केस में हमको इस टाइप का ये वक्र मिलता है। तो आज हमने डिस्कशन कर लिया ग्राफ के बारे में, और मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर जो है मोशन का वो खत्म हो चुका है। अब मेरा एक लास्ट लेक्चर आएगा मोशन पे, जिसमें मैं आपको 20 से 25 मिनट का लेक्चर लूंगा, और बहुत सारे न्यूमेरिकल जितने भी मैंने अब तक टॉपिक पढ़ाए सबके एक दो न्यूमेरिकल लेकर के इस लेक्चर को हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। और उसके बाद जो मेरा नया चैप्टर आएगा वो मैं आपको फोर्स की तरफ बढ़ूंगा, और फोर्स को डिटेल में इस तरीके से पढ़ते हुए थोड़ा स्पीड से करेंगे, मतलब रोज ही एक लेक्चर में आपको पक्का देने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोग, अगर आपको कोई भी डाउट होता है लेक्चर देखते समय, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो आपके लेक्चर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके, बहुत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।